अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली आप सब लोगों को बताया कि पाकिस्तान आर्मी की जो रॉकेट फोर्स कमांड है वो किस पेस के साथ, किस तेज़ी के साथ अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही है। बैक टू बैक यहाँ पर डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स को ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है, उनके ऊपर इवन ट्रेनिंग के जो फेजेस हैं उनको कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये सब कुछ आपका शोकेस करता है कि आपकी जो मिलिट्री है वो एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट से गुजर रही है। एक मिलिट्री अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में इतनी तेजी से तभी मोड़ती है जब उसके जो वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा हो। और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल सेम ही है। एक बहुत बड़ा चेंज जो है पाकिस्तान की मिलिट्री ने मे कॉन्फ्लिक्ट के बाद अडॉप्ट किया है कि हमारा जो रिवायती हरीफ है यानी कि ट्रेडिशनल एनिमी है इंडिया, उसको कन्वेंशनल डोमेन में कैसे डील करना है। पहले हम न्यूक्लियर डोमेन के ऊपर बेट करते थे कि न्यूक्लियर डोमेन में हम इंडिया को देख लेंगे, लेकिन अभी जो डॉक्ट्रिनल शिफ्ट आया है वो ये कहता है कि न्यूक्लियर डोमेन तो मौजूद है, साथ ही साथ आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने रवायती एनिमी को यानी कि ट्रेडिशनल एनिमी को कन्वेंशनल डोमेन में यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्लूड किए बगैर उनके साथ डील कर सकें। जाहिर सी बात है न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो आज भी है, हमेशा से रहेगा, लेकिन इन सब के होते हुए भी हमें कन्वेंशनल डोमेन में अपनी जो कैपेबिलिटी है और स्पेशली फायर पावर है उसको बढ़ाने की जरूरत थी, जो कि इस टाइम के ऊपर हम कर रहे हैं। लेकिन लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इंडिया जैसी एनिमी के अगेंस्ट में तो हम अपनी जो रॉकेट फोर्स है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या यही रॉकेट फोर्स इस टाइम के ऊपर जो हमारा एक गैर रवायती दुश्मन है यानी कि नॉन ट्रेडिशनल एनिमी है इजराइल, उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी? क्या हम अपनी रॉकेट फोर्स को इस हिसाब से भी डेवलप करें कि कल को अगर हमें इसकी जो फायर पावर का रेडियस है वो इजराइल तक इंक्रीज करना पड़े तो हम ये कर पाएं, इतनी रेंज तक के वेपन्स डेवलप करेंगे जो कि इजराइल तक स्ट्राइक कर पाएं? तो देखो, वैसे तो एक बेसिक रूल है जो ये कहता है कि गैर रवायती दुश्मनों के अगेंस्ट में आप गैर रवायती हथियार इस्तेमाल करेंगे। इस टाइम के ऊपर आपके ट्रेडिशनल वेपन्स कौन से हैं? फाइटर एयरक्राफ्ट, गन्स, टैंक्स, वॉरशिप्स। जहां पर बात आ जाती है नॉन ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स की, तो वो आपके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं। और इस टाइम के ऊपर जो आपके नॉन ट्रेडिशनल एनिमीज, गैर रवायती दुश्मन तैयार हो रहे हैं, उनमें इजराइल जो है वो पहले नंबर पे आता है। इस टाइम के ऊपर इंडिया और यूएई के दरमियान भी कोई डिफेंस पैक्ट चल रहा है तो उसको भी आप एज अ हॉस्टाइल नेशन ही काउंट करके चलें। तो अगर ये सारी कंट्रीज मिलकर आपको थ्रेट पोज करती हैं और वो जो थ्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिक होता है, तो डेफिनेटली आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएंगे, वो जो ऑप्शन है उसको यूटिलाइज करेंगे। रॉकेट फोर्स की जहां तक ऐसे एनिमीज के अगेंस्ट में यूजेज की बात है तो रॉकेट फोर्स जो है वो प्योरली एक कन्वेंशनल फोर्स है, लेकिन ऐसा भी अब यहाँ पर नहीं है कि उस फोर्स को आप इंडिया के अलावा और किसी कंट्री के अगेंस्ट में यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपकी फोर्स है, उसके वेपन सिस्टम्स की जो रेंज है आपने डिसाइड करनी है। ईरान की एग्जांपल लेंगे तो उनकी जो रॉकेट फोर्स है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जो कि 3 से 4,000 किलोमीटर की रेंज तक आते हैं, और वो सारे कन्वेंशनल डोमेन में है, यानी कि जिस डोमेन की हमारी रॉकेट फोर्स है, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है। तो एक कन्वेंशनल रॉकेट फोर्स जो है वो कभी भी 700 से 1000 किलोमीटर तक के वेपन तक महदूद नहीं होती, जिस तरह से अभी पाकिस्तान के केस में चीजें दिखाई दे रही हैं कि फतह 4 जो है वो 750 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, और फतह 5 जो है वो जिस भी टाइप का मिसाइल है वो ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्या इसके बाद कोई सर्टेनली ये बात कह सकता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी रॉकेट फोर्स के ऊपर फतह 5 के बाद फुल स्टॉप लगा देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉकेट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली चाइना से ओरिजिनेट होता है, और चाइनीज एक सुटेबल रॉकेट फोर्स में दो चीजों को प्रेफर करते हैं, एक फायर पावर और दूसरी रेंज। यानी कि आपके पास वेपन्स होने चाहिए जो कि बड़े लेवल के ऊपर डिस्ट्रक्शन कर सकें कन्वेंशनल डोमेन में, और सेम एज इट इज आपके पास ऐसे वेपन सिस्टम्स होने चाहिए जो कि ज्यादा रेंज के साथ आए। तो अगर कल को पाकिस्तान का जो नेशनल थ्रेट मैट्रिक्स है वो चेंज होता है तो हमारी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी तो रेंज इंक्रीज होगी, साथ ही साथ जो हमारी कन्वेंशनल रॉकेट फोर्स है उसकी भी रेंज हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, और फिर जो रेंज है वो 2000-3000 किलोमीटर के बियॉन्ड जाएगी। जिसको ऐसा नहीं लगता तो उसके लिए सिर्फ सिंपल सी मैं एग्जांपल दूंगा कि आज अगर इजराइल खुल के पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है, हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे मेन रीजन यहाँ पर यह है कि उनको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स इतनी जल्दी कोई फायर नहीं करेगा, और पाकिस्तान के जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनकी रेंज में हम आते नहीं है। तो क्या हमेशा से ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर में जाकर जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है इस पूरे रीजन की वो बहुत ज्यादा चेंज होगी। जिस तरह से वक्त का असूल है कि कोई चीज सेम नहीं रहती, तो बिल्कुल कल को एक रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी कि न्यूक्लियर डोमेन में तो आप इजरायली मेन लैंड को हिट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपकी जो कन्वेंशनल मिलिट्री की रेंज है, कन्वेंशनल वेपन्स की रेंज है, वो भी इजराइल तक पहुंचनी चाहिए। तो वही बात के वक्त के साथ साथ आपके एनिमीज इवॉल्व होंगे और आपको भी उनके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, और उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अपने वेपन सिस्टम्स की फायर पावर और उनकी रेंज को इंक्रीज किया जाए, और यही जो है वो फ्यूचर है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड क्या ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली उसको कॉमेंट्स में ज़रूर मैंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।